हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑफिसर्स अडल्ट इन्फोर्सन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडेबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। इवनिंग में और मॉर्निंग में लगातार हम पीपीबी की जो क्लासेस हैं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी क्लासेस आपके लिए आ रही हैं। तो मॉर्निंग में जो पीपीबी की पेड क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की पेड क्लास मॉर्निंग में आ रही है 8 AM पर, सुबह 8 बजे क्लास मिल रही है। और इवनिंग में पीपीबी की जो पेड क्लास है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 8 PM पर। तो आप में से जितने भी एस्पेरेंट्स इन क्लासेस को इंस्टेंट बेसिस पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी कहां पर। ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी जीआईबी के महापैक 2.0 में। और जीआईबी के महापैक 2.0 का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे आप, वहां पर आपको मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए, तो पीपीबी अभी बहुत जरूरी है ना। अभी आज के टाइम में अगर इस टाइम पर मैं बात करूं, इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आप ये दोनों टाइम पर जो क्लासेस हैं वो अटेंड करते रहें। मॉर्निंग में 8 AM पर भी क्लास अटेंड करते रहें, इवनिंग में 8 PM पर भी क्लास अटेंड करते रहें, है ना। तो पेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की। क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं इस पीपीबी के एग्जाम की बात करूं, आईआईएफएस एंड पीपीबी का जो पेपर है वो बैक टू बैक है, दोनों पेपर बैक टू बैक है, इसलिए आपको प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ध्यान देना है। एंड 8 PM पर जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम मॉड्यूल डी में एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। तो वहां पर हमने यूनिट नंबर 51 को कवर किया था। यूनिट नंबर 51 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं आज कंप्लीट करा चुका हूं। आज आप इसको इसका जो पार्ट 3 है वो कराने वाले हैं। और पार्ट 3 कंप्लीट करने के बाद में ये यूनिट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपकी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पर। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। इसको देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। which of the following unethical practices contributed to the global financial crisis, है ना। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसके पीछे ऐसी कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, है ना, जिसकी वजह से इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिली यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पर मॉर्गेज ब्रोकर्स फोकसिंग सोनली ऑन द क्वालिटी ऑफ बोरोवर्स रेदर देन बिजनेस एक्विजिशन। बी कहता है बोरोवर्स बीइंग कॉशियस एंड। तो अगर मैं किसकी बात करूं यहां पर, बैंक बीइंग कॉशियस एंड कंजर्वेटिव इन देयर मॉर्गेज लेंडिंग प्रैक्टिसेस। सी कहता है रेटिंग एजेंसीज प्रोवाइडिंग अनबियास्ड एंड एक्यूरेट रेटिंग फॉर मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। एंड डी कहता है मॉर्गेज ब्रोकर्स टारगेटिंग सब प्राइम बोरोवर्स विदाउट कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ बोरोवर्स। इनमें से हम कहां पर टिक करें? तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? तो मॉर्गेज ब्रोकर्स टारगेटिंग सब प्राइम जो बोरोवर्स हैं यहाँ पर, है ना, जो भी मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं उसमें टारगेट किया गया है किसको? जो सब प्राइम बोरोवर्स हैं उनको टारगेट किया गया विदाउट कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ बोरोवर। बोरोवर की क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, ये बोरोवर रीपेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों को भी लोन प्रोवाइड कर दिया गया जिनके पास में रीपेमेंट कैपेसिटी यहां पर नहीं है ना, जिनके पास में रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है उनको भी टारगेट किया गया, यहाँ पर उनको भी लोन दे दिया। तो बाद में, है ना, इस तरह के जो लोन दिए गए हैं ये एक बबल क्रिएट होता गया। और ये जब बबल क्रिएट होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, कभी ना कभी वो बस्ट करेगा ही, और जब बस्ट करेगा तो चीजें धराशायी हो जाएगी यहाँ पर।
और वही हुआ, ठीक है, वही हुआ यहाँ पर जिसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट ट्रिगर द क्राइसिस ऑफ सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड। जो यहां पर सत्यम कंप्यूटर में क्राइसिस आई थी उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है यहाँ पर। व्हाट इवेंट ट्रिगर द क्राइसिस एट सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए कहता है कंपनीज अनाउंसमेंट ऑफ एक्वायरिंग ए सिग्निफिकेंट स्टेक इन दी माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड माइतास प्रॉपर्टीज लिमिटेड। बी कहता है यहां पर कंपनी रिसीविंग हाईएस्ट रैंकिंग इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सर्वे ऑफ 2005 फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सी कहता है द कंपनीज डिसीजन टू फोकस सोनली ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। डी कहता है कंपनी सक्सेसफुल लिस्टिंग ऑन द नेस्डैक इन 1996। इनमें से कहां टिक करें हम लोग, तो भाई हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ए। ए क्यों हो जाएगा आंसर, क्योंकि सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड ने अपने बैंक ऑफ अकाउंट्स में गड़बड़ी की थी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में मिलके, है ना। उस टाइम पर जो रामलिंगन राजू हैं उनका काफी इन्वॉल्वमेंट था, उसके लिए उनको जेल भी हुई थी यहाँ पर सत्यम कंप्यूटर में। तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में मिलकर अकाउंट्स में गड़बड़ी की और डेटा गलत तरीके से दिखाए। और इसके साथ साथ जो कंपनी है सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड वो एक आईटी कंपनी थी और वो अपने पैर कहाँ पसार रही थी, है ना, यहाँ पर रियल स्टेट में उन्होंने यहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हम किसके ऊपर, ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग। इनमें से कौन सा यहाँ पर एथिकल बैंकिंग का प्रिंसिपल नहीं है। इंटीग्रिटी है, न्यूट्रलिटी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या ट्रांसपेरेंसी है। इनमें से कौन सा है एथिकल बैंकिंग में नहीं आएगा। तो भाई एथिकल बैंकिंग में यहां पर नहीं आता है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना यहाँ पर एथिकल प्रिंसिपल नहीं है ना। इंटीग्रिटी इसका पार्ट होगा, न्यूट्रलिटी इसका पार्ट होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, और एक प्रिंसिपल जो चौथे नंबर का आता है वो है यहाँ पर ट्रस्ट, है ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। जो फोर्थ नंबर का है वो कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पर ये चार प्रिंसिपल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन द बैंकिंग, बैंकिंग में जो प्रोफेशनलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय द प्रोफेशनल्स। जब यहाँ पर प्रोफेशनल्स के द्वारा, है ना, जब प्रोफेशनल्स को देखोगे आप, खास करके बैंक में भी आप बात करोगे तो एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन आती है यहाँ पर। तो जब एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन आती है यहाँ पर, ऐसे केस में, ठीक है, कौन सा जो ऑप्शन है वो इसको लेकर ट्रू होगा। ठीक है, तो हम किसकी, प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं बैंकिंग में, कि बैंकिंग में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एथिकल डिलेमा को कैसे डील करते हैं यहाँ पर, या किस तरीके से वो एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन को यहाँ पर फेस करते हैं। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे बड़ा कारण होता है, वो है कि जो एथिकल डिलेमा है वो कहां से अराइज होता है, जब यहाँ पर कंफ्लिक्ट अराइज होता है, कंफ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू होता है, जो पर्सनल वैल्यूज होती है, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज होती है ना, जो पर्सनल वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज होती हैं, और कंफ्लिक्ट विद सोशल वैल्यूज, है ना। कई बार हमें हमारे पर्सनल एथिक्स बोलते हैं ये बात गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वहीं पर कई बार जो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज हैं या जो यहाँ पर सोशल वैल्यूज हैं वो ये बोलती है कि ऐसा करना चाहिए यहाँ पर। तो कई बार कंफ्लिक्ट होता है यहाँ पर। तो हमारे जो पर्सनल एथिक्स हैं और जो हमारे बिजनेस एथिक्स हैं उनके बीच में कई बार कंफ्लिक्ट देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, इन दी सत्यम स्कैंडल, जो सत्यम स्कैंडल की बात कर रहे थे, इन दी सत्यम स्कैंडल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वाज नॉट टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर बी रामलिंगन राजू कन्फेशन। जो मिस्टर बी रामलिंगन राजू का कन्फेशन आया था उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा उसके ऊपर काम नहीं किया, क्या एक्शन उसके द्वारा नहीं लिया गया यहाँ पर। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिए थे, लेकिन इनमें से कौन सा है जो उसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो सत्यम स्कैंडल सामने आया उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज कर दिए, नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें अपॉइंट कर दिए, ये बिल्कुल ये काम किया।
उसके बाद में जो यहाँ पर है ना, जो पर्सन इस स्कैंडल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, है ना, उनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया। तो मिस्टर बी रामलिंगन राजू एंड मिस्टर बी रामा राजू, ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, इन दोनों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में जो सत्यम कंप्यूटर है यहाँ पर, है ना, सत्यम कंप्यूटर को नेशनलाइज कंपनी यहाँ पर बना दिया। ये बात गलत है यहाँ पर। सत्यम कंप्यूटर को यहाँ पर जो टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया था। तो यहाँ पर सत्यम कंप्यूटर फिर टेक महिंद्रा में सबस्यूम हो गई थी जाकर। उसके बाद में स्विफ्ट अपॉइंटमेंट ऑफ चूजन प्रोफेशनल एज डायरेक्टर्स यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी है वो भी करेक्ट है। तो ए बी डी करेक्ट होगा, सी यहाँ पर रॉन्ग है, सी गलत है। चलिए आ जाते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ड ऑन द सत्यम स्कैंडल, ये जो सत्यम स्कैंडल सामने निकल कर आया, बेस्ड ऑन द सत्यम स्कैंडल, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द डिटेक्टिंग फाइनेंशियल फ्रॉड। तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका काम यही होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ गलत चल रहा है उसको डिस्क्लोज करना, उसको आइडेंटिफाई करना यहाँ पर। तो अगर सत्यम कंप्यूटर में ऐसा कुछ गलत चल रहा था यहाँ पर, तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए, उनको क्यों नहीं पता चल पाया, क्योंकि वो तो हर बोर्ड मीटिंग में कहीं ना कहीं रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्राइमरी रीजन क्या था यहाँ पर फेलियर का, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में पता नहीं चल पाया। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है दे वीआर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दी कॉन्स्पेरेंसी। ठीक है, इस कॉन्स्पेरेंसी में उनका इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पर। बी कहता है दे लैक्ड दी नेसेसरी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। सी कहता है दे इग्नोर्ड दी सिग्निफिकेंट इरेगुलरिटीज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड डी कहता है दे वीआर नॉट प्रोवाइडेड विद दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनमें से हम कहां पर टिक करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हम यहाँ पर सी के ऊपर टिक करेंगे। दे इग्नोर्ड दी सिग्निफिकेंट इरेगुलरिटीज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो यहाँ पर इरेगुलरिटीज आ रही थी, है ना, उसको उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया नहीं यहाँ पर, है ना। उन्हें लगा कि कंपनीज में तो ऐसा चलता ही रहता है ना, थोड़ा बहुत डेटा तो ऊपर नीचे होता ही होता है यहाँ पर। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है यहाँ पर, व्हाट रोल डू एम्प्लॉयज प्ले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अनएथिकल एक्ट विद ए कंपनी। अगर यहां पर स्टाफ की बात करें, अगर एम्प्लॉयज की बात करते हैं, अगर हम स्टाफ की बात करते हैं, व्हाट रोल डू एम्प्लॉयज प्ले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अनएथिकल एक्ट विद ए कंपनी। एम्प्लॉय की तरफ से यहां पर क्या देखने को मिला। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि एम्प्लॉयज आर ऑलवेज द इनिशिएटर ऑफ अनएथिकल एक्ट यहां पर। बी कहता है कि एम्प्लॉयज आर ऑफन complicit in the unethical act due to various reasons, making internal checks and controls ineffective. C कहता है employees are solely responsible for maintaining ethical standard and preventing unethical act. D कहता है employees have no role in the execution of unethical act and are always victims. इनमें से कहां टिक करें हम लोग, तो A B C D में से कौन सा है जो हमारे आंसर को करेक्ट करेगा यहाँ पर। तो भाई रही बात एम्प्लॉयज की, जो सत्यम स्कैंडल सामने निकल कर आया था उसमें जो एम्प्लॉयज हैं आर ऑफन कॉम्प्लिसिट इन द इनएथिकल एक्ट, उसके पीछे कई तरह के रीजन हो, है ना, उसके पीछे कई तरह के रीजन है, कई तरह के कारण है ना। उसमें मेकिंग इंटरनल चेक्स, ठीक है, एंड उसके बाद में कंट्रोल इनइफेक्टिव, बहुत सारी जहां पर चेक एंड बैलेंसेस की बात आती है तो रामलिंगन राजू, है ना, और जो उनके साथी थे उन्होंने जहां पर चेक एंड बैलेंस की बातें आती हैं वो यहां पर जो एम्प्लॉयज हैं उनके नजर में आने ही नहीं दिया, उनके कंट्रोल से बाहर रखा उसको, सो दैट उनको यहां पर पता ही ना चल पाए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, जहां से चीजें लीक हो सकती थी, जहां से चीजें बाहर निकल कर आ सकती थी,
है ना, उन चीजों के ऊपर उन्होंने पहले ही कंट्रोल करके रखा था कि भाई यहां से लीक हो सकता है, यहां पर किसी को मत आने दो, यहां से लीक हो सकता है, यहां पर किसी को मत आने दो। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर एक जो ताना बाना है वो बुना गया था। इसमें बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, बेस्ड ऑन द लर्निंग फ्रॉम द केस स्टडी व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ पोस्ट क्राइसिस हैंडलिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। है ना, यहां पर अगर हम इंपोर्टेंस की बात करते हैं, जो पोस्ट क्राइसिस को हैंडल कर, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोस्ट क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने का यहां पर इंपोर्टेंस क्या है, कितना इंपोर्टेंट है ये जब इस तरह के जो इवेंट है वो हैपन होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए कहता है कि पोस्ट क्राइसिस हैंडलिंग इज ओनली इंपोर्टेंट फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड हैज नो इंपैक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। बी कहता है यहां पर कि जो पोस्ट क्राइसिस हैंडलिंग है, एज इट डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज स्विफ्ट प्रॉपर एक्शंस कैन लीड इट्स रिवाइवल यहां पर। और सी, पोस्ट क्राइसिस हैंडलिंग शुड फोकस सोनली ऑन punishing these responsible for the crisis and not on revival of the organization। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी कहता है यहां पर कि जो पोस्ट क्राइसिस है, पोस्ट क्राइसिस हैंडलिंग इज नॉट इंपोर्टेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग क्राइसिस रेदर देन डीलिंग विद देम। इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए? तो भाई अगर हम किसकी बात करते हैं, यहां पर पोस्ट क्राइसिस वाली सिचुएशन की बात करते हैं, तो ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पोस्ट क्राइसिस वाली सिचुएशन को हैंडल करना, वेरी क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी से यहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर कोर्स है ना, फ्यूचर में वो कंपनी कहां पर जाएगी वो निर्धारित होता है यहां पर। इसके साथ साथ स्विफ्ट प्रॉपर एक्शन कैन लीड टू बी रिवाइवल, और अगर यहां पर प्रॉपर एक्शन लिया जाता है, प्रॉपर लीड किया जाता है कंपनी को, तो वो कंपनी यहां पर ऑर्गेनाइजेशन रिवाइव हो जाएगी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, उसके रिवाइव होने के जो चांसेस हैं वो यहां पर बढ़ जाते हैं। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, व्हाट वाज ए मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द बैंक्स फेलियर। अगर हम बैंक के फेलियर की बात करते हैं तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या देखने को मिला यहां पर, है ना, व्हाट वर द मेजर फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए कहता है दी बैंक्स फोकस ऑन एक्सपेंडिंग इट्स ब्रांच नेटवर्क रैपिडली। बी कहता है बैंक्स स्ट्रिक्ट एडहियरेंस टू रेगुलेटरी स्टिपुलेशंस। एंड सी द अनएथिकल एंड इनरिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, जो प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से अनएथिकल और इररिस्पॉन्सिबल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको एग्जीक्यूट किया गया यहां पर। ठीक है, यहां पर जो अकाउंट्स हैं उनका मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया, और जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर वो भी यहां पर एक्सेसिव थे, वो भी बहुत ज्यादा थे। तो ये एक मेन रीजन था, एक बड़ा कारण था यहां पर बैंक्स के फेलियर होने का, है ना। ये एक बड़ा जो रीजन है वो सामने निकल कर आया यहां पर कि भाई जो प्रमोटर्स हैं यहां पर बैंक के, वो अनएथिकल और इररिस्पॉन्सिबल जो प्रैक्टिसेस उसमें इन्वॉल्व हैं यहां पर, है ना। अकाउंट्स को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, अच्छे अच्छे डेटा दिखा रहे हैं। जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है वो एक्सेसिव है यहाँ पर, कैपिटल मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, और इसकी वजह से जो चीजें हैं वो फिर बाद में बस्ट हो गई यहाँ पर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ड ऑन द लेसन लर्न फ्रॉम द केस स्टडी व्हाट प्रिंसिपल वाज वायलेटेड बाय द प्रमोटर्स ग्रुप। जो प्रमोटर ग्रुप है उनकी तरफ से यहाँ पर क्या यहाँ पर वायलेशन देखने को मिला। तो प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, principle of rapid expansion, C principle of trust due to poor corporate governance and lack of concern for the nearest interest of the depositor, या D principle of regulatory compliance। इनमें से कौन सा है, किसके ऊपर टिक करें जो हमारे आंसर को इंडिकेट करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, है ना। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट यहाँ पर हिट हुआ है ड्यू टू पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड जो लैक ऑफ कंसर्न ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो लोगों का जो विश्वास है इस तरीके से यहाँ पर बैंक में कम हो जाता है।
है ना, उस बैंक के ऊपर डिपॉजिटर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दीज आर दी सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यूनिट नंबर 51 के जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप सभी को प्रैक्टिस करा दिए हैं यहाँ पर। तो अच्छे से यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। एंड इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। क्या आप में से किसी का स्कोर 10 में से 10 आया है? क्या 10 में से 10 स्कोर है? और पीपीबी की पेड क्लासेस हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली बेसिस पर आ रही हैं पीपीबी की पेड क्लासेस। ठीक है, तो आज से ही आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में 8 AM पर और इवनिंग में 8 PM पर क्लासेस आपको मिल रही हैं। और ये क्लासेस आपको कहाँ मिलेंगी? ये क्लासेस आपको मिलेंगी अगर आपके पास जीआईबी का महापैक 2.0 है। जीआईबी के महापैक 2.0 में ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप डायरेक्टली विजिट करो कहाँ पर? हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट नोटिफिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं वही सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है। हमने यस्टरडे एक यूनिट डिस्कस की थी और जिसका नाम है यूनिट नंबर 55, है ना। इट इज द पार्ट ऑफ मॉड्यूल डी। ये किसका? मॉड्यूल डी का पार्ट है यहाँ पर। और मॉड्यूल डी की सबसे लास्ट यूनिट भी है यहाँ पर पीपीबी में, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। ये पेपर बहुत ही लेंदी पेपर है ना। इस पेपर का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा सिलेबस है। इसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग नाम का ये पेपर है। और अगर इस पेपर में देखेंगे आप, पीपीबी वाले पेपर में देखेंगे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में, तो इसमें यहाँ पर आपको हमेशा टारगेट बना के चलना है कि इस पेपर में मुझे कम से कम 60+ मार्क्स लेकर आने हैं, 60+ नंबर इस पेपर में मुझे लेकर आने हैं यहाँ पर। ये हमेशा टारगेट बना के चलिए। और आज से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। ठीक है, जो क्लास है वो आपको 7 PM से मिलनी शुरू हो जाएगी। जीआईबी का क्रैश कोर्स आज से शुरू होने जा रहा है। 7 PM पर क्लास है, 8 PM पर क्लास है। और ये क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं आप सभी के लिए। ओके, तो आप में से जो भी इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही एनरोलमेंट करें जीआईबी के महापैक 2.0 में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 55, ये जो टॉपिक है इसका नाम है बैंकिंग एथिक्स चेंजिंग डायनेमिक्स। आप देख रहे हैं लगातार जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो रहे हैं, लगातार जो डायनेमिक्स हैं वो बदल रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो व्हाट हैज बीन इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। अगर आप यहाँ पर देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में आज के टाइम में अगर आईटी को देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो आईटी है, IT has decreased the complexity of banking and financial services. B कहता है IT has driven financial services business and is essential for survival and growth. D कहता है IT has made it less competitive for banks and financial institutions. और D कहता है यहाँ पर IT has reduced need for banks to reach geographically distant and diversified markets। यहाँ पर इनमें से किसके ऊपर टिक करे, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो आज के टाइम में अगर आप आईटी को देखते हैं तो आईटी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, दैट इज हैज अ ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस। इसने फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस को ये ड्राइव कर रहा है। और सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए आज के टाइम में बैंक को अगर सर्वाइव करना है, बैंक को अगर आज के टाइम में ग्रो करना है,
तो उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है, बैंक के लिए एसेंशियल है कि उसे यहां पर आईटी को ऑप्ट करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने यहां पर ऑप्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी ही आएगी। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, एंड ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ हैज द रोल ऑफ बैंक बीइंग कंसीडर फ्रेंडली चेंज ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स। आप देख रहे हैं यहां पर कि जो बैंक है, बैंक के अगर हम रोल की बात करते हैं, बैंक का रोल क्या हो गया है, क्या बैंक का रोल कस्टमर फ्रेंडली है, क्या कस्टमर फ्रेंडली उसने अपने आप को चेंज किया है यहां पर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं वो बहुत तेजी से यहां पर बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं यहां पर। तो यहां भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, इन चारों में से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बैंक इज नाउ कंसीडर कस्टमर फ्रेंडली बेस्ड सोली ऑन दी कर्टसी ऑफ इट्स ब्रांच सर्विसेज। जो ब्रांच सर्विसेज में यहां पर है ना, जो सर्विसेज हैं वो किसके साथ यहां पर एक तरीके से जब जिसे बोलते तहजीब के साथ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो वो कस्टमर फ्रेंडली जो बेस्ड ब्रांचेस हैं वो यहां पर अब हो गई हैं। बी कहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नाउ ऑफन एक्सप्रेस्ड इंस्टेंटली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स लाइक मोबाइल स्क्रीन। सी कहता है द रोल ऑफ ब्रांच मैनेजर इन रिजोल्विंग इश्यूज हैज बिकम मोर इंपोर्टेंट देन एवर। और डी कहता है कि एफिशिएंसी ऑफ सर्विस इन दी ब्रांचेस इज नो लॉन्गर एज ए फैक्टर इन डिटरमाइनिंग ए बैंक्स कस्टमर फ्रेंडलीनेस। यहां पर इनमें से किसके ऊपर टिक करें, तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, तो सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नाउ ऑफन एक्सप्रेस्ड इंस्टेंटली थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, है ना। आज के टाइम में कस्टमर के सामने क्या है, मोबाइल स्क्रीन है, तो उसे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ही बैंकिंग सर्विसेज यहां पर चाहिए, अपनी मोबाइल स्क्रीन के थ्रू ही वो बैंकिंग कंप्लीट करना चाहता है। तो जैसे वो आज के टाइम में है ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, है ना, और यहाँ पर इस तरह के जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाता है, उसी तरीके से उसे यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज का भी चाहिए उसको, ऐसे ही इसको बैंकिंग सर्विसेज भी करनी है यहाँ पर। और यही फैसिलिटी आज के टाइम में कस्टमर को बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाउ हैज अडॉप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंपैक्टेड कस्टमर इंटरेक्शन विद द बैंक्स। अगर मैं किसकी बात करूं, यहां पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है IT है, अगर हम यहां पर अडॉप्शन की बात करते हैं, हाउ हैज द अडॉप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंपैक्टेड कस्टमर इंटरेक्शन विद द बैंक। तो कस्टमर के साथ में जो इंटरेक्शन है उसको यहां पर IT ने किस तरीके से यहां पर चेंज किया है या किस तरीके से उसने अडॉप्ट किया है। यहां पर आज के समय में जो बैंक्स हैं वो यहां पर कस्टमर फ्रेंडली हो गए हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, ए क्या कहता है यहां पर कि जो IT है, IT हैज लिमिटेड कस्टमर इंटरेक्शन विद द बैंक टू फिजिकल ब्रांचेस ओनली। ये तो गलत हो जाएगा, तो रॉन्ग है यहाँ पर, है ना। आज का टाइम जो फिजिकल ब्रांचेस का तो है नहीं, आज का टाइम तो डिजिटल ले रहा है आज के टाइम में। तो IT हैज मेड बैंकिंग सर्विसेज एक्सेसिबल ओनली थ्रू पर्सनल कंप्यूटर्स। सी कहता है IT हैज enabled customer to access banking services anytime anywhere even through smartphones। तो आज के टाइम में अगर कस्टमर बैंकिंग सर्विसेज लेना चाहता है तो स्मार्टफोन के थ्रू कस्टमर यहां पर बैंकिंग सर्विसेज को ऑप्ट कर सकता है। तो IT ने क्या किया, IT ने अनेबल कर दिया कस्टमर को कि भाई वो बैंकिंग सर्विसेज को कहीं से भी किसी भी समय एक्सेस कर सकता है, उसके पास में बस अपना स्मार्टफोन होना चाहिए और स्मार्टफोन में इंटरनेट होना चाहिए यहाँ पर। और आजकल तो बिना इंटरनेट वाली भी जो बैंकिंग सर्विसेज है वो आ गई हैं, *99#, ठीक है, UPI 123 पे बिना यहाँ पर इंटरनेट के भी यूज कर सकता है, बिना स्मार्टफोन के भी यूज कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास में स्मार्टफोन है तो ज्यादा अच्छे से वो यहाँ पर एक्सेस कर पाएगा और सारी सर्विसेज उसको मिल जाएंगी उसके मोबाइल पर ही। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए उसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स कंसर्निंग कस्टमर डेटा। बैंक के पास में कस्टमर का डेटा होता है,
और जो कस्टमर का डेटा है वो यहाँ पर बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो हैकर्स हैं, वो इस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, वो इस डेटा का गलत यूज करना चाहते हैं, तो उन्हें भी ये डेटा चाहिए। तो ऐसे केस में बैंक की जो मोरल ऑब्लिगेशंस हैं वो क्या है यहाँ पर, कस्टमर के डेटा को लेकर यहाँ पर, है ना। बैंक्स की अगर हम कंसर्न्स की बात करें यहाँ पर, तो ए कहता है टू यूज कस्टमर डेटा फॉर मार्केटिंग पर्पस विदाउट कंसेंट, बी टू शेयर कस्टमर डेटा विद थर्ड पार्टीज फॉर प्रॉफिट, और सी कहता है टू प्रिवेंट डेटा लीकेज एंड मिसयूज इंश्योरिंग डेटा इज हैंडल्ड सिक्योरली एंड कॉन्फिडेंशियली, डी कहता है टू कलेक्ट एंड स्टोर डेटा कस्टमर डेटा विदाउट रिगार्ड फॉर सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। तो भाई अगर आप आज के समय में देखोगे, अगर आज के टाइम में देखोगे यहाँ पर, तो कस्टमर का डेटा लीकेज नहीं होना चाहिए, कस्टमर के डेटा का मिसयूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कस्टमर का जो डेटा है उसका यहाँ पर मिसयूज नहीं होना चाहिए, कस्टमर का डेटा लीकेज नहीं होना चाहिए। और डेटा लीकेज आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। जैसे मैं भी आज के टाइम में देखता हूँ, मेरे पास में भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं, है ना, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को लेकर, लोन को लेकर, कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लोन ले लीजिए, जिन बैंक से मैंने सर्विसेज नहीं भी ली है ना, जिन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैंने कभी भी सर्विसेज नहीं ली है। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल भी बता सकता हूँ। मेरे पास में आरबीएल बैंक से कॉल आती है क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए, मैंने कभी वहां से सर्विस नहीं ली। ठीक है, मेरे पास जो कॉल है वो आती है कहाँ से, बजाज फाइनेंस से कॉल आती है, हालांकि मैंने कभी बजाज फाइनेंस की कोई सर्विस नहीं ली। तो उनके पास में मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम, है ना, मेरा डेटा उनके पास पहुंचा कैसे? ठीक है, उन्हें कैसे पता कि मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, है ना, मेरा नाम क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है डेटा लीकेज होता है, डेटा लीकेज होता है, और जो डेटा लीकेज होता है फिर उसका यहाँ पर मिसयूज होता है। तो उनके पास में मेरा पैन नंबर भी होगा, है ना, उस पैन नंबर के बेसिस पर उन्होंने मेरा सिविल स्कोर चेक कर लिया होगा, और उसके बाद फिर वो मुझे कॉल कर रहे हैं। तो ये जो है ना डेटा जो लीकेज होता है उसका मिसयूज होता है यहाँ पर। तो ऐसे केस में इंश्योर करना है कि डेटा इज हैंडल सिक्योरली एंड कॉन्फिडेंशियली, है ना, जो डेटा है वो यहाँ पर सिक्योर होना चाहिए, डेटा का मिसयूज नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ये बैंक को यहाँ पर इंश्योर करना है कि अपने सिस्टम से डेटा लीकेज ना हो। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फिनटेक इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर मैं किसकी बात करूं, यहां पर फिनटेक की बात करूं, जो फिनटेक है उसका प्राइमरी रोल क्या है, फिनटेक ने क्या रोल प्ले किया है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फिनटेक इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी फॉर द डिलीवरी एंड फैसिलिटेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बी कहता है टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द आइदर बिहेवियर ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, सी कहता है टू फैसिलिटेट डेटा लीकेज एंड शेयरिंग ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन विद थर्ड पार्टीज, और डी कहता है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल अनसोलिसिटेड मार्केटिंग फोन कॉल्स टू बैंक कस्टमर्स। यहाँ पर इनमें से कौन सा है जो हमारे आंसर को इंडिकेट करेगा। तो अगर हम प्राइमरी रोल की बात करते हैं, प्राइमरी रोल क्या रहने वाला है फिनटेक का इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो भाई यहां पर अगर आप देखोगे तो जो प्राइमरी रोल है फिनटेक का पूरा नाम क्या है, फिन का मतलब होता है फाइनेंस, फिन का मतलब फाइनेंस, टेक का मतलब टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, इन दोनों शब्दों को जब मिला दोगे तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है फिनटेक। तो अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में की बात करता हूं तो यहां पर फिनटेक का प्राइमरी रोल क्या है, तो इसका प्राइमरी रोल है टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरी एंड फैसिलिटेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना, ये इसका यहां पर इंपैक्ट आएगा। तो हम इसमें ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इनमें से ही आपको जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में मिल जाएंगे। तो मैं आपको हमेशा एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं, एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए आते हैं, सो दैट इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें और एग्जाम में इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट कर लें। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पुट इन प्लेस बाय द आरबीआई।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, आरबीआई की तरफ से यहां पर, है ना, एक इंट्रोड्यूस किया गया, एक चीज को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है अनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, इसको आरबीआई लेकर आया। क्यों लेकर आया आरबीआई इसको? आरबीआई ने क्यों इंट्रोड्यूस किया इसको यहां पर? इसके पीछे का पर्पस क्या है? तो इसमें भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखिए यहां पर। तो आरबीआई यहां पर जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लेकर आया है, उसके पीछे का जो बड़ा रीजन ये है कि अगर कोई बैंक कोई इनोवेशन करना चाहता है, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आना चाहता है, कोई नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, किसी नए बिजनेस मॉडल को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो पहले उसे टेस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई जो भी मैं इनोवेशन कर रहा हूं, जो भी नया प्रोडक्ट सर्विसेज लेकर आ रहा हूं, कोई नया बिजनेस मॉडल इंप्लीमेंट कर रहा हूं, वो चलेगा या नहीं चलेगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो वहां पर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट आएगी, वहां पर टेस्ट करना होगा। तो इसके लिए जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है उसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया। तो आज के समय में बैंक यहां पर क्या कर सकते हैं, आज के टाइम में बैंक यहां पर इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। टू प्रोवाइड ए फॉर्मल रेगुलेटरी प्रोग्राम फॉर टेस्टिंग न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज या बिजनेस मॉडल इन ए लाइव इन्वायरमेंट, ये बैंक आज के समय में यहां पर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी बैंक के पास में अवेलेबल है और ये बहुत अच्छी चीज है। यहां पर आरबीआई ने बहुत बढ़िया चीज इंट्रोड्यूस की। अगर कोई बैंक अपने यहां पर इनोवेशन करना चाहता है तो वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो पहले टेस्टिंग करके उसको चेक कर सकते हैं यहां पर। तो बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चन अकाउंट में सेव हो जाएं, और जब भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ऐसा ना हो क्वेश्चन छूट जाए आपसे। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अनेबलिंग अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी पुट इन प्लेस बाय द आरबीआई। तो यहां पर आरबीआई है ना, जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है उसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का बड़ा रीजन क्या है यहां पर? टू फोस्टर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इन द फाइनेंशियल सर्विस एंड बीइंग बेनिफिट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को यहां पर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएं, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा यहां पर फायदे पहुंचाएं, और यहां पर एक रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेकर आ सके। जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें इनोवेशन बढ़ाएं यहां पर। जैसे आप देखोगे पेटीएम है, पेटीएम एक फिनटेक है। अगर इंडिया में आप सबसे बड़ा एग्जांपल देखोगे बैंक है ना, बैंकिंग सेक्टर में या यहाँ पर पेमेंट सिस्टम में सबसे बड़ा जो अगर आप देखोगे कि सबसे बड़ा प्लेयर कौन है यहाँ पर फिनटेक में, तो फिनटेक में नाम आता है पेटीएम का। पेटीएम सबसे बड़ा है, हालांकि आरबीआई ने उसके ऊपर है ना थोड़ी अभी नकेल कसी हुई है क्योंकि उसने रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया है, बट सबसे बड़ा यहाँ पर प्लेयर वही है फिनटेक का। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई फॉर डेटा सिक्योरिटी इन द बैंक्स। जब हम डेटा सिक्योरिटी की बात करते हैं तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर आरबीआई की तरफ से इनमें से कौन सी जो गाइडलाइंस है उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। इन 4 में से वो कौन सा है जिसका इसमें नाम नहीं आता है यहाँ पर? तो ए बी सी डी, इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें? तो कौन सा इसमें से रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पार्ट नहीं है? तो भाई यहां पर जो नाम आएगा, तो बैंक शुड इनक्रिप्ट कस्टमर जो अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन डेटा ओनली व्हेन इट इज स्टोर्ड, नॉट व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बात गलत है। तो यहां पर आरबीआई ने बोला कि जब आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जब डेटा को स्टोर कर रहे हैं या डेटा को आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहां पर जब डेटा को आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेज रहे हैं यहां पर, तो ऐसे केस में जो डेटा ट्रांजिट में होगा वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा यहां पर। तो इनक्रिप्टेड का मतलब मैंने बताया था आपको, इनक्रिप्शन का मतलब क्या है कि भाई जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम प्रवीण राणा है, ठीक है। अब आप देखोगे यहां पर कि किसी बैंक के पास में मेरा अकाउंट होगा, और बैंक जब भी मैं कोई ट्रांजेक्शन करूंगा तो मेरी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो एक बैंक से किसी दूसरे बैंक के पास में जाएगी। जहां भी मैं कोई पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो बैंक जब मेरी इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा तो वो इंक्रिप्शन फॉर्म में होनी चाहिए। कैसे, है ना, इस तरीके से यहां पर इंक्रिप्शन फॉर्म में होगी यहां पर, ठीक है।
इस तरीके से, है ना, इस तरह की ऐसी जो कुछ कोडिंग होकर चली जाएगी यहाँ पर। तो जब वो ट्रांजिट में होगा, अगर कोई हैकर डेटा को हैक भी करेगा तो उसे एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा ये एक्चुअल में मैसेज है क्या, है ना। 21 में यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, वहां पर अगर कोई हैकर डेटा को हैक भी करेगा तो उसे ये डेटा मिलेगा वहां पर, अब वो पहचान ही नहीं पाएगा ये है क्या। तो इंफॉर्मेशन यहाँ पर, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन ब्रीच होती है तो उससे नुकसान होने से बच जाएगा यहाँ पर। ये तभी हो पाएगा अगर डेटा इंक्रिप्शन फॉर्म में जाएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट वन ऑफ द 7 प्रिंसिपल आइडेंटिफाइड बाय द कमिटी हेडेड बाय द रिटायर्ड जस्टिस BN श्री कृष्णा फॉर डेटा प्रोटेक्शन लॉज। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉज के लिए जो रिटायर्ड जस्टिस हैं BN श्री कृष्णा, उनकी एक कमिटी बनाई थी, वो एक कमिटी को हेड कर रहे थे और इस कमिटी ने 7 प्रिंसिपल प्रोवाइड किए, यहाँ पर 7 प्रिंसिपल दिए जिसके बारे में हमने कल क्लास में डिस्कशन किया था। और इन 7 प्रिंसिपल में बताना है कि वो कौन सा एक प्रिंसिपल है जो इसका पार्ट यहां पर नहीं है, जो इसमें कवर नहीं होता। तो इसमें टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिज्म, अनलिमिटेड डेटा कलेक्शंस, इन्फॉर्म कंसेंट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेटा कंट्रोलर, इनमें से कौन सा है जो इसका पार्ट नहीं है। तो यहां पर अनलिमिटेड डेटा कलेक्शन, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, है ना। जो अनलिमिटेड डेटा कलेक्शन है वो इसका पार्ट नहीं है, यहां पर वो इसमें कवर नहीं होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए और ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द 2 कैटेगरीज इनटू विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड, है ना। ये तो बड़े आराम से बता दोगे, ये तो है ना हलवा क्वेश्चन है इसका, तो है ना एक फटाक से आंसर आएगा। तो अगर मैं 2 कैटेगरीज की बात करूं कि भाई यहां पर व्हाट आर 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज कौन सी है यहां पर जिसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनको यहां पर डिवाइड किया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो कॉपीराइट एंड पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स है, यहाँ पर कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क है या पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स है, इनमें से कौन सा है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें जो नाम है वो किसका आ जाएगा, यहां पर पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। जो पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स हैं ये 2 कैटेगरीज हैं, है ना। उसके बाद में और जो भी आप देखोगे सब इसी के बीच में आएगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो ए भी कर सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, कॉपीराइट एंड पेटेंट्स ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सीक्वेंस में पहले पेटेंट्स आता है फिर कॉपीराइट्स आता है, ठीक है। अगर आप ट्रेडमार्क देखो, ट्रेडमार्क इसी के अंडर में आ जाता है, जो ट्रेडमार्क है वो यहाँ पर इसी का पार्ट है, इन्हीं के अंडर में आता है, सब कैटेगरीज में आ जाता है। चलिए तो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए कि भाई सब जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है, जल्दी जल्दी मेरे साथ शेयर कर दीजिए यहाँ पर। एंड आज से क्रैश कोर्स का जो बैच है वो शुरू होने जा रहा है। जो क्लास है RBW की क्लास 7 PM पर रहेगी, PPB की जो क्लास है वो 8 PM पर रहेगी। तो आप में से जो भी आज उस बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो आज आपके पास में आखिरी मौका है एनरोलमेंट करने का। तो सबसे बढ़िया तो क्या है, JIB का महा हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडर्टन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसको लेकर हमने जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट किया है यहाँ पर। एंड जो अभी हाल ही में आप सभी के लिए क्रैश कोर्स शुरू हुआ है उसमें यूनिट नंबर 1 से हमने क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर दी हैं। यूनिट नंबर 1 से क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो उसमें यूनिट नंबर 1 से ही हम यूट्यूब पर भी जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, सो दैट क्रैश कोर्स की जो क्लासेस हैं उसके साथ साथ आप इन यूनिट्स को कंप्लीट करते जाएं, इन यूनिट्स को भी आप कवर करते जाएं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, यूनिट नंबर 1 यहाँ पर रहने वाली है। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चंस आपको एकदम नए मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप फर्स्ट टाइम पहली बार अटेम्प्ट कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मेरी तरफ से वही प्रोवाइड होंगे जो पहले आपने कभी नहीं डिस्कस किया, आपने पहले कभी नहीं प्रैक्टिस किया यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आया है। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसको बोलते हैं यहाँ पर BR एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। अगर हम बैंकिंग की डेफिनेशन को ध्यान में रखें, बैंकिंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें यहां पर, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है? तो ए बी सी डी, आपके पास में 4 स्टेटमेंट है, ए बी सी एंड डी, इनमें से कौन सा है, किसके ऊपर टिक करें? तो एक बैंकिंग कंपनी मस्ट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। बी कहता है एक बैंकिंग कंपनी कैन बी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013। ए बैंकिंग कंपनी कैन यूज द वर्ड्स बैंकर और बैंकिंग कंपनी ओनली if it is registered under the provisions of Companies Act और BR Act। एंड डी कहता है बैंकिंग कंपनी कैन restrict its deposit acceptance to members only similar to cooperative societies। इनमें से कहां पर टिक करें? तो भाई यहां पर कोई भी जो बैंकिंग कंपनी है कैन रिस्ट्रिक्ट इट्स डिपॉजिट एक्सेप्टेंस टू इट्स मेंबर ओनली। तो ऐसा नहीं है यहां पर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ ओनली जो अपने मेंबर्स हैं उसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर देंगे, है ना, कि ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि आप अपने डिपॉजिट से ही अपने मेंबर से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पाएंगे। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं होती है यहाँ पर, है ना, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी से भी यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का जो ऑप्शन है वो होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है और वही आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा ऑप्शन या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सही नहीं है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें यहां पर, इन दी केस ऑफ कादिर सेन चेत्तियर वर्सेस रामनाथन चेत्तियर, इट वाज डिस्टिंग्विश दैट बैंकर डिफर फ्रॉम ए मनी लेंडर, कि जो बैंकर है वो यहां पर मनी लेंडर से अलग होता है। क्यों, कैसे कैसे डिफाइन करोगे कि जो यहां पर बैंकर है वो अलग है, डिफरेंट है यहां पर मनी लेंडर से, जब आप उसका कंपैरिजन करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बैंकर लेंड्स मनी ओनली टू इट्स मेंबर्स व्हाइल ए मनी लेंडर लेंड टू द पब्लिक, पब्लिक को लेंडिंग करता है यहां पर। बी कहता है बैंकर्स लैंड द मनी ऑफ इट्स कस्टमर्स डिपॉजिटर्स व्हाइल ए मनी लेंडर लैंड्स देयर ओन मनी। सी कहता है ए बैंकर इज ऑलवेज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट व्हाइल, जब आप मनी लेंडर को देखेंगे यहां पर, जो मनी लेंडर है इज एन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है यहां पर, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। डी कहता है बैंकर कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली फॉर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस व्हाइल ए मनी लेंडर्स कैन एक्सेप्ट फॉर लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स। यहां पर तो जब भी हम किसकी बात करते हैं, बैंकर और मनी लेंडर के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं, तो बैंकर जो भी पैसा लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो भी पैसा कस्टमर किसके लेंडिंग करता है जिस पैसे का, यहां पर वो पैसा या तो कस्टमर का होता है या डिपॉजिटर का होता है, यहां पर कस्टमर या डिपॉजिटर का पैसा होता है। और जो मनी लेंडर लेंडिंग करता है, यहां पर मनी लेंडर के द्वारा जो पैसा लेंड किया जाएगा, लेंडिंग की जाएगी, वो पैसा उसका अपना खुद का होता है। तो कोई भी मनी लेंडर यहां पर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द करंट लीगल पर्सपेक्टिव ऑन हु इज कंसीडर ए कस्टमर ऑफ ए बैंक। तो अगर मैं किसकी बात करूं, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट, कौन सी जो स्टेटमेंट है बेस्ट तरीके से रिफ्लेक्ट करती है करंट लीगल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, ऑन हु इज कंसीडर ए कस्टमर ऑफ ए बैंक। तो यहां पर भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, इनमें से फाइंड कीजिए कौन सा है। भाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आंसर जरूर करते चलो, आंसर करोगे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा आपको उसका। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो डिफाइन करेगी कि करंट लीगल पर्सपेक्टिव की बताइए, जो यहां पर बैंक के कस्टमर को डिफाइन करता है। तो बैंक का कस्टमर वो होता है, बैंक का कस्टमर एक ऐसा व्यक्ति है, समवन हु हैज रेगुलर हैबिट ऑफ डीलिंग विद द बैंक, एक ऐसा कस्टमर जो यहां पर रेगुलरली बैंक के साथ में
बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहा है यहां पर इन रेस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द अकाउंट। जब यहां पर कस्टमर ने बैंक के साथ पास में अपना अकाउंट ओपन करके रखा हुआ, बैंक के पास में अपना अकाउंट खोल रखा है और उसमें यहां पर ट्रांजेक्शन वो कर रहा है, रेगुलर बेसिस पर ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो यहां पर बैंक का कस्टमर यहां पर कहलाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अगर मैं किसके मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोविजंस की बात करूं, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, हु इज डिफाइंड एज ए बेनिफिशियल ओनर इन दी कंटेक्स्ट ऑफ बैंक कस्टमर। अगर यहां पर बैंक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम यहां पर बैंक कस्टमर को अगर ध्यान में रखा जाए, किसको यहां पर बेनिफिशियल ओनर कहा जाएगा? बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? तो बेनिफिशियल ओनर एक ऐसा पर्सन होता है जिसका यहां पर सबसे ज्यादा स्टेक होता है, जिसका यहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो पर्सन यहां पर कहलाता है, वो पर्सन यहां पर बेनिफिशियल ओनर की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली ऑन और कंट्रोल ए क्लाइंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, और जो भी यहां पर एंटिटी है उसमें उनकी जो ऑनरशिप है, कंट्रोल है, वो सबसे ज्यादा है। एक ऐसा पर्सन whose behalf of the transaction is being conducted, जिसके बिहाफ पर कोई ट्रांजेक्शन कंडक्ट की जा रही है, जिसके बिहाफ पर ट्रांजेक्शन की जा रही है, वो पर्सन यहां पर बेनिफिशियल ओनर कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल ओनर के नाम से जाना जाता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप व्हेन ए कस्टमर डिपॉजिट मनी विद ए बैंक। अगर यहां पर किसी कस्टमर ने अपना पैसा बैंक के पास में जमा किया है, ठीक है, बैंक के पास में कोई पैसा जमा कर दिया है, तो इनमें से कौन सा, क्या खासियत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उसकी खासियत नहीं है? यहां पर जब डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप की बात करते हैं, जब कस्टमर ने अपना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया, तो क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर क्वेश्चन का पूछने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया यहां पर। तो ABCD में से कौन सा है ना, ABCD में से कौन सा है यहां पर? तो कोई एक ऑप्शन यहां पर नेगेटिव है और कोई 3 ऑप्शन यहां पर पॉजिटिव है। द बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू यूज द मनी इन ए वे मोस्ट बेनिफिशियल टू द कस्टमर। यहां पर तो ये बैंक की ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटी, कि बैंक की ड्यूटी है यहां पर कि उस पैसे का इस तरीके से इस्तेमाल करे, इस तरीके से यूज करे यहां पर, सो दैट कस्टमर के लिए वो सबसे ज्यादा फायदे वाला हो यहां पर। तो ऐसा कोई बैंक, ऐसे कोई यहां पर बैंक के ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, यहां पर बैंक के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इस तरीके से यहां पर उस पैसे का यूज करें यहां पर, ठीक है। कस्टमर शुड मेक ए डिमांड फॉर पेमेंट इन स्पेसिफाइड मैनर, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यहां पर या तो चेक के थ्रू या वाउचर के थ्रू या यहां पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके थ्रू वो पैसा निकाल सकता है यहां पर। कस्टमर डज नॉट हैव एनी सिक्योरिटी फ्रॉम द बैंक फॉर डिपॉजिट अमाउंट, तो कस्टमर ने जो भी पैसा बैंक के पास डिपॉजिट किया है, बदले में उसे कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती यहां पर। ऐसा नहीं बैंक ने बदले में कोई गोल्ड दे दिया या कुछ और यहां पर, है ना, कुछ और सिक्योरिटी दे दी, ऐसा नहीं मिलता यहां पर। उसके बाद में लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट बिगिन टू रन अंटिल ए डिमांड हैज बीन मेड फॉर दी रीपेमेंट, तो यहां पर लॉ ऑफ लिमिटेशन यहां पर तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कस्टमर की तरफ से यहां पर डिमांड नहीं की जाती। तो ये तीनों BCD हमारे करेक्ट हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो, है ना, आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन का, क्योंकि यहां पर आपकी एनालिटिकल पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यहां पर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद द बैंक लेंड्स मनी टू कस्टमर। बैंक की तरफ से जो भी पैसा कस्टमर को लेंडिंग किया गया है, जो भी पैसा लोन के रूप में कस्टमर को दिया गया है यहां पर, तो ऐसे केस में बैंकर और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप क्या क्रिएट होगी यहां पर? पहचानिए फटाफट, ठीक है। ABCD में से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें हम लोग यहां पर और हमें करेक्ट आंसर मिल जाए? तो ऐसे केस में जो रिलेशनशिप है, कस्टमर बिकम ए डेटर, जो कस्टमर है, कस्टमर यहां पर डेटर बन जाएगा, और जो बैंक है, बैंक यहां पर क्रेडिटर का रोल प्ले करता है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? हम लोग यहां पर C के ऊपर टिक करेंगे, C हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए यहां पर,
इन द केस ऑफ सुब्रमण्यम पिल्लई, है ना, सुब्रमण्यम पिल्लई एंड अदर्स वर्सेस पिल्लई सेंट्रल बैंक लिमिटेड। तो पल्लई सेंट्रल बैंक लिमिटेड, व्हाट वाज द कोर्ट्स व्यू रिगार्डिंग बैंक्स रोल व्हेन सर्टेन पर्सन्स डिपॉजिटेड मनी एज ए गारंटी मनी टू परचेज दी कार्स। यहां पर कार परचेज करने के जो प्रोविजंस हैं वो यहां पर एप्लीकेबल हुए हैं, कार परचेज करने के प्रोविजन लागू होंगे यहां पर। चलिए इसमें से कौन सा है, तो यहां पर चारों में से फाइंड कीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा रहेगा, यहां पर हम टिक कर देंगे बी के ऊपर। तो बैंक एक्टेड एज ए ट्रस्टी, जो बैंक है वो ट्रस्टी का रोल प्ले कर रहा है, बैंक की तरफ से ट्रस्टी का रोल प्ले किया गया है। और मनी शुड बी रिफंडेड एज प्रेफरेंशियल डेट, यहां पर, तो यहां पर प्रेफरेंशियल डेट के तौर पर जो मनी है शुड बी रिफंडेड यहां पर। तो ऐसे केस में अगर किसी कस्टमर ने किसी स्पेशल पर्पस के लिए अगर बैंक के पास में कुछ पैसा रखा हुआ है, तो ऐसे केस में अगर पर्पस कस्टमर ने डिफाइन कर दिया, तो ऐसे केस में बैंक एज ए ट्रस्टी के तौर पर रोल प्ले करता है, बैंक का रोल एज ए ट्रस्टी का हो जाता है यहां पर। तो इसमें बी। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, in what capacity does a bank act when it provide ancillary services such as remittance, collection of check, payment of bills on the behalf of customer? ऑप्शन नंबर ए कहता है एज ए ट्रस्टी मैनेजिंग द कस्टमर एसेट्स फॉर दी देयर बेनिफिट। बी कहता है बेली टेकिंग केयर ऑफ कस्टमर्स वैल्यूएबल ऑफ सिक्योरिटीज। सी कहता है एन एजेंट डेलीगेटेड विद अथॉरिटी टू एक्ट एन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। डी कहता है एज ए क्रेडिटर लेंडिंग मनी टू द कस्टमर फॉर वेरियस ट्रांजेक्शंस। यहां पर इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, इसमें सी हो जाएगा, सी के ऊपर टिक करेंगे हम। तो एज ए एजेंट के तौर पर रोल प्ले करता है, तो एक तरीके से कस्टमर की तरफ से जो अथॉरिटी है वो बैंक को डेलीगेट कर दी जाती है, यानी कस्टमर के बिहाफ पर बैंक ट्रांजेक्शन करता है यहां पर, तो एजेंट का रोल प्ले करेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जब बैंक की तरफ से यहां पर सेफ डिपॉजिट लॉकर की फैसिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है, कस्टमर को क्या करते हैं, सेफ डिपॉजिट लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पर रिलेशनशिप स्टैब्लिश इज दैट ऑफ, कस्टमर के साथ में क्या रिलेशनशिप क्रिएट होगी यहां पर बैंक की, डेटर एंड क्रेडिटर की रिलेशन क्रिएट होगी, बेली एंड बेलर की रिलेशन क्रिएट होगी, लेसर एंड लेसी की रिलेशन क्रिएट होगी, या ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी की रिलेशन क्रिएट होगी। तो जब हम कस्टमर को लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो लेसर एंड लेसी की जो रिलेशनशिप है वो यहां पर क्रिएट हो जाती है। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर, सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज पर द सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन सच एज द issue of duplicate demand draft, the relationship between the bank and the customer is that of, तो बैंक और कस्टमर के बीच में अगर रिलेशनशिप की बात करें, इंडेमनिफायर इंडेमनिफाइड, क्रेडिटर डेटर, एजेंट प्रिंसिपल, लेसर लेसी, क्या रिलेशन क्रिएट होगी, तो ऐसे केस में इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड, बैंक इंडेमनिफायर होगा और कस्टमर इंडेमनिफाइड होगा। तो कल वाली क्लास में हमने इसको लेकर डिस्कशन किया था, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चन आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। जब भी आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास अवेलेबल रहें। चलिए कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन और देखिए, व्हाट आर द टू प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द बैंक्स। दो प्राइमरी क्लासिफिकेशन क्या है यहां पर, जो भी डिपॉजिट प्रोडक्ट है ना ऑफर किए जा रहे हैं बैंक के द्वारा, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। तो यहां पर जो दो डिपॉजिट हैं यहां पर, एक आते हैं डिमांड डिपॉजिट, कस्टमर को एक डिमांड डिपॉजिट ऑफर करते हैं, और एक कस्टमर को यहां पर टाइम डिपॉजिट ऑफर किए जाते हैं। तो इसमें बी के ऊपर टिक करेंगे, बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन देखिए यहां पर, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को और देखिए यहां पर,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का नेचर क्या होता है यहाँ पर? अगर हम डिमांड डिपॉजिट के नेचर की बात करते हैं तो व्हाट इज द नेचर ऑफ डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट की खासियत क्या होती है यहाँ पर? तो डिमांड डिपॉजिट एक ऐसा पैसा होता है जब भी कस्टमर की तरफ से डिमांड की जाएगी, जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तो ये पैसा बैंक की तरफ से कस्टमर को डिमांड पर पेबल रहेगा। तो ऐसा पैसा दे आर डिपॉजिट दैट कैन बी विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर एट एनी टाइम विदाउट प्रायर नोटिस। इसके लिए कस्टमर को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, जब भी कस्टमर डिमांड करेगा डिमांड पर यह पैसा विड्रॉबल होता है, डिमांड पर कस्टमर यह पैसा विड्रॉ कर सकता है यहां पर। ओके चलो एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। अगर डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के बीच में अंतर निकालने की बात आए तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो डिमांड डिपॉजिट और जो टर्म डिपॉजिट है उसको डिफरेंशिएट करने की बात आएंगे तो डिमांड डिपॉजिट में करंट और सेविंग अकाउंट इंक्लूड होते हैं, वहीं पर जो टाइम डिपॉजिट है उसमें फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट इंक्लूड होते हैं। यहां पर आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, तो आप फटाफट आंसर टिक करते जाइए। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हाइब्रिड एंड फ्लेक्सी डिपॉजिट। जो हाइब्रिड डिपॉजिट होते हैं, फ्लेक्सी डिपॉजिट होते हैं, उसकी खासियत क्या होती है ना? किस चीज से मिलकर बनता है हाइब्रिड डिपॉजिट या फ्लेक्सी डिपॉजिट? कौन सा ऐसी चीज है जिससे मिलकर ये बनेगा, है ना? ऐसा क्या पॉइंट है? तो भाई यहां पर जब डिमांड डिपॉजिट और जो टाइम डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट को आपस में मिक्स कर दोगे, उनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो यहां पर हाइब्रिड या फ्लेक्सी डिपॉजिट होता है। यहां पर इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी करेक्ट आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो आज आपको 15 क्वेश्चन मिल गए इस क्लास में, तो सभी को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, तो यूनिट 1 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल टिपिकली परफॉर्म बाय ए मर्चेंट बैंकर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO और फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग FPO। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द IPO और FPO। बी ऑब्टेनिंग रेगुलेटरी क्लियरेंस फ्रॉम द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। सी कहता है अंडर राइटिंग ऑफ द पब्लिक इशू बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ब्रोकर्स। डी कहता है सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट और एजेंसीज फॉर पब्लिसिटी कैंपेन्स। यहां पर तो जब भी हम बात करेंगे प्रोवाइडिंग फंड फॉर IPO एंड FPO, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल टिपिकली परफॉर्म बाय द मर्चेंट बैंकर। तो मर्चेंट बैंकर यहां पर फंड प्रोवाइड नहीं करते जब भी IPO और FPO की बात करेंगे यहां पर, ठीक है। तो जो मर्चेंट बैंकर है वो क्या करते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस का क्लियरेंस दिलवाते हैं SEBI से, अंडर राइटर का काम करते हैं पब्लिक इश्यू में, और यहां पर एडवर्टीजमेंट करते हैं, एजेंसीज कंसल्टेंट वगैरह को यहां पर अपॉइंट करते हैं। तो ये मर्चेंट बैंकर यहां पर रोल प्ले करते हैं, ये रोल रहेगा इनका, ये रोल नहीं है, ये वाला रोल प्ले नहीं करेंगे। तो कितना स्कोर किया है भाई आपने इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके? आपका स्कोर कितना है जल्दी से शेयर कर दीजिए। और आप सभी के लिए लगातार जो क्लासेस हैं, बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हुआ है RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की जो क्लासेस हैं वो आपको 7 PM पर, ठीक है, और उसके बाद में PPB की जो पेड क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी 8 PM पर। तो PPB की क्लासेस तो अभी मॉर्निंग में भी चल रही है 8 AM और इवनिंग में 8 PM पर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो अभी रिसेंटली क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो क्रैश कोर्स में आप क्लासेस इंस्टेंट बेसिस पर ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें उस एग्जाम को आप यहां पर अब की बार ही क्लियर कर लें। तो क्रैश कोर्स उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको तैयारी करने में। तो भाई आपको करना क्या होगा,